हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है बच्चों, और आप सभी को पता है कि क्लास 7th का जो हम लोगों का चैप्टर चल रहा था, जीवों में श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स, वो आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है। सारे कॉन्सेप्ट्स को मैंने पॉइंट वाइज क्लियर कर दिया है। चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, आशा करती हूँ। आपको एकदम अगर कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए हैं तो जो ये क्वेश्चन है इनके आंसर्स आप कर पाने में अच्छी तरह से सक्षम होंगे। तो बिना देरी किए हुए स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलेंगे और एक्सरसाइज जो कल हमारा स्टार्ट हुआ था उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, कल हम लोगों ने जीवों में श्वसन जो चैप्टर था उसका एक्सरसाइज स्टार्ट किया था, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको कराया था कि कोई धावक दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से अधिक तेजी से गहरी सांसें क्यों लेता है। क्वेश्चन आपने नोट कर लिया था। उसका आंसर था, जब धावक दौड़ में भाग लेता है तो उसके शरीर को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अधिक ऊर्जा के लिए हमारी कोशिकाओं में अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों होती है? जिससे आपके भोजन का जो विखंडन है वो तेज किया जा सके, क्योंकि भोजन का विखंडन करने के लिए क्या होता है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त करने के लिए धावक तेजी से सांस लेता है। तेजी से सांस लेता है तो सांस लेते समय क्या होता है बच्चों, हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। ऑक्सीजन को क्या करते हैं, अंतः श्वसन के द्वारा हम ऑक्सीजन को अपने शरीर के अंदर लेके जाते हैं। तो जब वो जल्दी जल्दी सांस लेता है तो क्या होता है, ऑक्सीजन आपके शरीर में थोड़ा ज्यादा मात्रा में पहुंचती है, और ऑक्सीजन की अधिक मात्रा भोजन के टूटने की गति को तेज करती है और अधिक ऊर्जा प्रदान करती है। कंप्लीट हो गया था। जिन बच्चों ने नहीं किया है वो एक बार से फटाफट मैं सामने स्क्रीन पे आपके दिखाई दे रहा है, आप उसको नोट कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन था आपका, वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच समानताएं और अंतर बताइए। प्रश्न नंबर 2 था आपका, वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच समानताएं और अंतर बताइए। इसको आप चाहें तो मार्जिन देके लेफ्ट हैंड साइड पे वायवीय श्वसन और राइट हैंड साइड पे अवायवीय श्वसन लिख सकते हैं, और उसके बाद पॉइंट वाइज आप इसको नोट कर सकते हैं। आप चाहें तो जिस तरह से स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है ऐसे भी आप उत्तर नंबर 2 समानताएं और इस तरह से लिख सकते हैं। दोनों श्वसन में यानी कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन दोनों प्रकार से हो रहे श्वसन में भोजन से ऊर्जा प्राप्त की जाती है। आप सबको पता है कि हम लोगों के जो भी खाना खाने का मकसद क्या होता है बच्चों। अगर हम भोजन ग्रहण करते हैं तो खाना खाने का मकसद क्या होता है, हम खाना क्यों खाते हैं, कि ऐसे अगर सिंपल भाषा में बोला जाए, साधारण भाषा में, तो ये कहेंगे कि हम खाना इसलिए खाते हैं ताकि हमें पावर मिल सके, हमें ऊर्जा मिल सके, हमें ताकत मिल सके, जिससे हम अपने जीवन में जितने सारे कार्य कर रहे हैं वो हम सुचारू रूप से सही तरीके से कर सकें। तो उसके लिए क्या होती है, दोनों प्रकार के श्वसन में भोजन से ऊर्जा प्राप्त की जाती है। यानी कि इस लाइन का तात्पर्य, इस लाइन का मतलब ये है कि श्वसन की जो प्रक्रिया है, श्वसन का जो प्रक्रम है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस, उस प्रोसेस में किसी भी प्रकार से हो रहा हो, वो या तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा होगा या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी हो रहा होगा, या फिर ऑक्सीजन के अभाव में भी, तीनों प्रकार से हो रहा होगा। तो तीनों प्रकार से क्या होगा, आपको ऊर्जा प्राप्त होगी। लेकिन ऊर्जा की मात्रा में अंतर हो सकता है, तो अंतर लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी वायवीय श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं, ठीक है। और जबकि जो अवायवीय श्वसन है, यानी कि जहां पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन हो रहा है, वहां पे क्या है, जबकि अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड ये अवायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद हैं। यानी कि जो आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में रेस्पिरेशन की प्रक्रिया हो रही है, उसमें क्या होता है बच्चों, कि जो प्रोडक्ट बनता है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड ना होकर के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ अल्कोहल भी बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या बनता है, आपका अल्कोहल भी बनता है। तो अवायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद आप अल्कोहल को कह सकते हैं। वायवीय श्वसन में
अवायवीय श्वसन से अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। या आप एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि अवायवीय श्वसन में वायवीय श्वसन की तुलना में कम ऊर्जा मुक्त होती है। आप सबको पता है कि जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ग्लूकोज का विखंडन होता है तो उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है, इसलिए वहां पे ज्यादा ऊर्जा मुक्त होती है। और जब अवायवीय प्रकार का श्वसन होता है, तीसरे प्रकार का श्वसन था जो, वो था आपका ऑक्सीजन के अभाव में, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में नहीं, ऑक्सीजन के अभाव का मतलब कि जहां पे ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, जैसे बहुत ऊंचे पहाड़ों पर वहां पे ऑक्सीजन की कमी होती है और वायु दाब बढ़ जाता है, तो उस जगह पे क्या होता है बच्चों, वहां पे ऑक्सीजन के अभाव में श्वसन की प्रक्रिया होती है। उसमें क्या होता है, कभी कभी क्रैम्प्स, अगर आप बहुत गहरी लंबी सांसें ना लें या अगर आप वहां पर रहने के आदी नहीं, अगर आपकी हैबिट नहीं है वहां पे रहने की, तो अचानक क्या होता है, लोगों के पैरों में ट्रैकिंग करते समय ये समस्या बहुत ज्यादा आती है। जब आप नीचे से चढ़ाई चढ़ करके हाई एल्टीट्यूड पे पहुंचते हैं तो वहां पे क्या होता है, ऑक्सीजन के अभाव में आपका शरीर श्वसन की प्रक्रिया करता है और उस समय पे क्या होता है, आपके मसल्स में, आपकी मांसपेशियों में क्या होता है बच्चों, ऑक्सीजन के अभाव में श्वसन की प्रक्रिया होने लगती है। उस समय पे लैक्टिक एसिड प्रोडक्ट के रूप में बनने लगता है, श्वसन के प्रोडक्ट के रूप में, उत्पाद के रूप में लैक्टिक एसिड बनने लगता है और उस लैक्टिक एसिड का क्या होता है, स्टोरेज होने लग जाता है आपकी मसल्स में। तो मसल्स में लैक्टिक एसिड का जब स्टोरेज होने लग जाता है तो आपके मांसपेशियों में क्या होता है, खिंचाव सा महसूस होता है, जिसको आप कह सकते हैं कि मसल क्रैम्प्स हो जाते हैं और उससे बचने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है गहरी लंबी सांसें लेने की, जिससे आप अधिक ऑक्सीजन का क्या कर सके, इनहेलेशन कर सके। और अगर मान लीजिए क्रैम्प्स हो जाते हैं तो उसके लिए क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा ठंडा भी होता है, हाई एल्टीट्यूड है तो बहुत ज्यादा ठंडा होता है, तो वहां पे गर्म तेल की मालिश या गर्म रगड़ने से, अब वहां पे कहाँ मालिश हो पाती है हाई एल्टीट्यूड पे, लेकिन ये है कि अगर आप उसको रब करते हैं तेजी से तो उस समय आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, तब फिर लैक्टिक एसिड जो आपके मांसपेशियों में स्टोर हो गया है वो ब्रेक डाउन होने लगता है और उसके बाद फिर आपके क्रैम्प से आपको राहत मिल जाती है। जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो हमें छींक क्यों आ जाती है? प्रश्न नंबर 3 है आपका और इसका उत्तर है कि छींकना नाक से अवांछित धूल कणों को हटाने की एक विधि है। जब धूल के कण हमारी नाक में प्रवेश करते हैं तो मस्तिष्क में, यानी आपके माइंड में, यह संदेश पहुंच जाता है। क्या संदेश पहुंच जाता है कि कुछ अनवांटेड पार्टिकल्स आपके नाक में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो हमारी नाक में रोए जैसी संरचना होती है बच्चों, जिसे आप रोम कहते हैं, बहुत सबके नाक में होती है, रोए जैसी संरचना होती है, पतले पतले बाल होते हैं और वो किस तरह का, बिल्कुल जैसे किसी बहुत बड़े ऑफिस में बाहर एक बॉडीगार्ड का काम होता है, जो गेट कीपर होता है उसका काम होता है, जो द्वारपाल होता है उसका जो काम होता है, वो क्या कर देता है, वो मस्तिष्क को आपके नाक के वो बाल, आपकी देखो पूरा शरीर क्या है, एक तंत्रिका तंत्र से जुड़ा हुआ है ना, और सबको जो कंट्रोल करता है वो क्या करता है, हमारा दिमाग हमारे शरीर को कंट्रोल करने का काम करता है। तो मस्तिष्क में ये संदेश पहुंच जाता है कि कुछ अनवांटेड पार्टिकल हैं जो घुसने की कोशिश कर रहे हैं, तब मस्तिष्क डायरेक्शन देता है, मस्तिष्क छींकने की शुरुआत करने के लिए नासिका के एक भाग को, यानी नेजल कैविटी के एक भाग को निर्देश देता है, डायरेक्शन देता है। और छींकना एक प्रकार का रक्षा तंत्र है जिसका उपयोग हमारे शरीर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसको आप अपनी कॉपी में सभी बच्चे नोट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 4 था कि 3 परख नलियां लीजिए, प्रत्येक को 3/4 भाग तक जल से भर लीजिए, इनमें ए, बी और सी द्वारा चिन्हित कीजिए। आप किसी मार्कर से ए, बी, सी लिख सकते हैं, किसी पेपर पे ए, बी, सी लिख करके उसको भी परख नली के ऊपर चिपका सकते हैं। परख नली ए में एक स्नेल रखिए। मैंने आपको बोल दिया था कि बेटा इसको डोंट टच विद योर हैंड्स, आप अपने हाथ से नहीं छुएंगे, या तो कागज की या किसी डंडी की हेल्प से आप उसको अंदर कर सकते हैं।
परख नली बी में कोई जलीय पादप और सी में एक घोंघा और पादप दोनों को रखिए, किस परख नली में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता सबसे अधिक होगी? जीव, आंसर इसका था कि जीव श्वसन के दौरान CO2 छोड़ते हैं, आप सभी को पता है, जबकि पौधे CO2 का यूज कर लेते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो श्वसन के टाइम पे CO2 नहीं छोड़ते। पौधे भी श्वसन के टाइम पे बच्चों CO2 छोड़ते हैं, लेकिन उनका उपयोग दिन के टाइम में प्रकाश संश्लेषण के लिए कर लिया जाता है, इसलिए क्या करते हैं वो जो CO2 छोड़ते हैं उसका यूज कर लेते हैं अपने ही खाना बनाने के लिए। तो इसलिए हम कहते हैं कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ते, क्योंकि वो क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं उसको। तो परख नली ए में कार्बन डाइऑक्साइड की उच्चतम सांद्रता होगी, सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि वहां पे केवल स्नेल है और कार्बन डाइऑक्साइड केवल घोंघे के श्वसन से ज्यादा आता है। परख नली बी और सी में कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ हिस्सा प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोग कर लिया जाता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कम होगी परख नली बी और सी में। ठीक है, प्रश्न 5 है आपका, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। तिलचट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती है, उनके ऑप्शन नंबर ए है फेफड़ों द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है क्लोम के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है श्वास रंध्रों द्वारा और ऑप्शन नंबर डी है आपका त्वचा के द्वारा। क्या है? ऑप्शन नंबर ए है आपका फेफड़ों द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है क्लोमों द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है श्वास रंध्रों द्वारा और ऑप्शन नंबर डी है आपका त्वचा के द्वारा। तो तिलचट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती है उनके श्वास रंध्रों के द्वारा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में जिस पदार्थ के संचयन के कारण ऐंठन होती है वो है, आप अपनी बुक में भी इस पे निशान लगा सकते हैं बच्चों, बुक में ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपके, आप इसमें निशान लगा सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी इज लैक्टिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी इज अल्कोहल और ऑप्शन नंबर डी यानी 4 इज जल। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब हम बहुत तेज कोई व्यायाम कर रहे होते हैं या हम हाई एल्टीट्यूड पे ट्रैकिंग कर रहे होते हैं जहां पे ऑक्सीजन के अभाव में श्वसन प्रक्रिया होती है, तो उसमें क्या होता है, आपके टांगों में मसल्स में लैक्टिक एसिड के स्टोरेज के कारण, उसके संचयन के कारण क्या ऐंठन होने लग जाती है और वो है आपका पदार्थ लैक्टिक एसिड। इसी के संचयन के कारण क्या होती है, आपके शरीर में ऐंठन होने लगती है। किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में श्वसन दर होती है 9 से 12 सांसें प्रति मिनट, नंबर 2 आपका 15 से 18 सांसें प्रति मिनट, नंबर 3 21 से 24 सांसें प्रति मिनट और नंबर 4 30 से 33 सांसें प्रति मिनट। तो किसी सामान्य व्यक्ति की विश्राम अवस्था का मतलब बच्चों जब वो आराम कर रहा हो, जब वो लेटा हुआ हो, उस समय उसकी औसत श्वसन दर कितनी होती है। उच्च श्वसन के समय पसलियां बाहर की ओर गति करती हैं, नीचे की ओर गति करती है, बाहर लिखा हुआ है बच्चों, ये आपका बाहर की ओर गति करती हैं, नीचे की ओर गति करती हैं, ऊपर की ओर गति करती हैं और बिल्कुल गति नहीं करती हैं। तो इसमें आपका किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की जो विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर होती है वो होती है आपकी बच्चों 15 से 18 सांसें प्रति मिनट। यानी कि अगर एन एवरेज लिया जाए, जो साधारण एक एडल्ट व्यक्ति है वो जब लेटा हुआ होगा, विश्राम कर रहा होगा, उस समय पे वो हद से हद लंबी लंबी कितनी भी सांसें खींचे तो 15 से 18 सांसें प्रति मिनट लेता है और उसी को उसका विश्राम अवस्था की श्वसन दर कहते हैं। आप चाहें तो आप जब विश्राम अवस्था में हो तो आप अपनी श्वसन दर को काउंट कर सकते हैं। एक सांस लेने और एक सांस छोड़ने को एक सांस आप काउंट करेंगे तो उस तरह से आप काउंट कर सकते हैं। अपनी सांस को, अपने पेरेंट्स की सांस को काउंट करके देख सकते हैं। सबकी श्वसन दर क्या होती है, अलग अलग होती है। अलग अलग व्यक्ति की, अलग अलग शरीर की सांस लेने की जो दर होती है, श्वसन दर होती है, वो डिफरेंट हो सकती है। बच्चों की और बड़ों की भी श्वसन दर में क्या होता है बच्चों, अंतर होता है। बच्चे थोड़ा सांस जो है वो
बहुत लंबी गहरी सांसें नहीं ले पाते, वो उनकी श्वसन दर क्या होती है, थोड़ी सी ज्यादा होती है। उच्च श्वसन के समय पसलियां किस तरफ गति करती हैं, नीचे की तरफ गति करती हैं। आप सबको पता है, मैंने आपको पसलियों की गति के बारे में बताया था कि जब आप सांस ले रहे होते हैं तो उसमें सांस अंदर लेते समय पसलियां बाहर की ओर गति करती हैं, और जब आप सांस छोड़ रहे होते हैं उस समय नीचे की तरफ गति करती हैं। ये आप यू कैन फील, आप सांस लेते समय और छोड़ते समय आप इसको फील भी कर सकते हैं कि रिब केज आपका किस तरफ को गति कर रहा है। प्रश्न 6 है आपका, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का कॉलम बी के साथ मिलान कीजिए। ईस्ट है आपका, और कॉलम ए में डायाफ्राम है, जैसे आप मध्यपट कहते हैं, जो आपके वक्ष गुहा, चेस्ट कैविटी के जस्ट नीचे की तरफ एक पेशीय परत होती है। ग है आपका त्वचा, घ है आपका पत्तियां, च है आपका मछली, और छ है आपका मेंढक। कॉलम बी में कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, तो हमें देखना है। ईस्ट, उत्तर इसका है बच्चों, ईस्ट को आप, ईस्ट का ऑप्शन है आपका अल्कोहल के साथ आप मैच करेंगे, यानी कि ईस्ट जो होता है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, अवायवीय श्वसन करता है। तो श्वसन के समय पे, ईस्ट के श्वसन के टाइम पे क्या होता है बच्चों, वो जो प्रोडक्ट के रूप में, उत्पाद के रूप में अल्कोहल बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो जब भी आपने ब्रेड खाई होगी, तो ब्रेड जो होती है वो, क्यों, ब्रेड में क्या होता है बच्चों, बेकरी में ईस्ट का यूज किया जाता है, और उसके द्वारा जब ईस्ट डाल दी जाती है तो उसमें अल्कोहल का उत्पादन होने लगता है, उससे हल्का खटास वाली टेस्ट आती है, और जो फूल जाता है वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वो गैस के रूप में जो छूटता है, तो बुलबुले टाइप के बनते हैं, और ब्रेड का जो आटा होता है, जो बैटर होता है, वो फूल करके थोड़ा सा आयतन उसका बढ़ जाता है। तो ईस्ट का आप मैचिंग करेंगे अल्कोहल के साथ। डायाफ्राम या मध्यपट, ये वक्ष गुहा से जुड़ा हुआ होता है, तो डायाफ्राम या मध्यपट का आप मैचिंग करेंगे वक्ष गुहा के साथ। त्वचा की मैचिंग आप करेंगे अर्थवर्म या केंचुआ के साथ। मैंने आपको इस चैप्टर में, रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में बताया था कि अलग अलग सभी जीव अलग अलग प्रकार से श्वसन की प्रक्रिया करते हैं, जिसमें मैंने आपको अर्थवर्म के बारे में बताया था बच्चों की सांस लेने के लिए इसमें कोई स्पेसिफिक श्वसन तंत्र नहीं पाया जाता है। इसकी त्वचा ही कैसी होती है, नम होती है, यानी कि गीली गीली होती है। देखिए आपको केचुए या अर्थवर्म जो है वो हमेशा ही ज्यादातर बारिश के मौसम में दिखाई पड़ते हैं, उनकी जो त्वचा होती है वो नमी लिए हुए होती है। तो त्वचा कैसी होती है, परमिएबल होती है, वो गैसों का आदान प्रदान कर सकती है। तो केचुआ क्या है, अपनी त्वचा के द्वारा ही श्वसन की प्रक्रिया अपनी पूरी कर लेता है। पत्तियों में जो श्वसन की प्रक्रिया होती है बच्चों, वो पत्तियों पर पाए जाने वाले पर्णरंध्रों की सहायता से होती है। पर्णरंध्र क्या करते हैं, खुलते और बंद होते रहते हैं। स्टोमेटा जो है वो खुलते और बंद होते रहते हैं, और जब वो खुलते हैं तो उस गैस को अंदर लेते हैं, और उसके बाद गैस को बाहर छोड़ने के बाद वो बंद होते हैं। तो रंध्रों से क्या होता है, वो गैसों का आदान प्रदान कर लेते हैं। इस प्रकार से पत्तियों में श्वास की प्रक्रिया रंध्रों की सहायता से होती रहती है। मछली का मैचिंग आप करेंगे क्लोम के साथ, या क्लोम या गिल्स के साथ, ठीक है। मछलियों में श्वसन की प्रक्रिया जो है वो उसके त्वचा से थोड़ा सा ऊपर निकली हुई क्लोम्स की सहायता से होती है, जिसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, और इन ब्लड वेसल्स की सहायता से मछली गैसों का आदान प्रदान कर लेती है और श्वसन की प्रक्रिया को परफॉर्म करती है। छह है आपका मेंढक, और मेंढक का ऑप्शन बच्चों आप फेफड़े और त्वचा से मैच करेंगे, क्योंकि जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो उस समय हमने इस कॉन्सेप्ट पे चर्चा करी थी कि जो मेंढक है वो एक ऐसा प्राणी है, उभयचर प्राणी है, जो बच्चों के साथ जल में भी रह सकता है और स्थल पे भी रह सकता है। तो जब वो स्थल पे होता है तब वो अपने उसके पास जो वन पेयर फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, उनकी सहायता से श्वसन की प्रक्रिया करता है। और मेंढक को कभी आपके लिए बहुत उत्सुकता का विषय हो, कभी आप अगर मेंढक को देखें तो उसके गर्दन के नीचे वो बार बार फूलता और कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है, वो उसकी सांस लेने की प्रक्रिया को बताता है। तो फेफड़े, और जब वो जल के अंदर होता है तो अपनी त्वचा की सहायता से श्वसन की प्रक्रिया को पूरा कर देता है। बताइए कि निम्नलिखित वक्तव्य सत्य हैं अथवा असत्य।
अत्यधिक व्यायाम करते समय व्यक्ति की श्वसन दर धीमी हो जाती है। अब बच्चों, आप सबको पता है कि अत्यधिक व्यायाम करते समय व्यक्ति की श्वसन दर धीमी नहीं हो सकती। आपको सबको पता, आप अगर मान लीजिए दौड़ें, बहुत तेज से आप दौड़ लगा के आ रहे हैं 2 किलोमीटर, तो क्या आप धीरे धीरे सांस ले सकते हैं? जब आप बहुत तेजी से बहुत व्यायाम करते हैं, कोई ज्यादा मेहनत का काम करते हैं, तो आपकी श्वसन दर धीमी हो जाती है। तो ये है आपका असत्य यानी कि इनकरेक्ट। ठीक है, आपकी श्वसन दर उस समय पे क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। पादपों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में, जबकि श्वसन केवल रात्रि में होता है। ये लाइन सही है, ये गलत? कंप्लीटली इनकरेक्ट, बिल्कुल ही असत्य है। श्वसन की प्रक्रिया बिना किसी कंफ्यूजन के, यू कैन से, आप कह सकते हैं कि जो भी श्वसन की प्रक्रिया है, हर जीव में जन्म से लेके मृत्यु तक निरंतर श्वसन की प्रक्रिया चलती रहती है। तो हाउ कैन इट पॉसिबल कि पौधों में श्वसन केवल रात में होता होगा? ऐसा पॉसिबल नहीं है। किसी भी जीव में श्वसन निरंतर चलता रहता है, दिन रात 24 घंटे, जब तक वो जीव जीवन अपना जीता रहता है तब तक चलता रहता है। तो पौधों में भी श्वसन की प्रक्रिया दिन में भी होती रहती है और रात में भी निरंतर होती रहती है। ये बात अलग है कि जो दिन में श्वसन की प्रक्रिया जब पौधे करते हैं, तो उस समय पे जो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, वही कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य के प्रकाश में अपने भोजन बनाने के लिए उसका यूज कर लेते हैं। तो इसलिए केवल ऑक्सीजन वो रिलीज करते हैं, और रात में पौधे ऑक्सीजन रिलीज उतना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उस समय पे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। तो ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। मेढक अपनी त्वचा के अतिरिक्त अपने फेफड़ों से भी श्वसन करते हैं। ये आपका ऑप्शन है सत्य यानी कि करेक्ट। इसके बारे में मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले बताया कि मेढक जो है वो एक उभयचर प्राणी है, उसमें फेफड़े भी होते हैं और अपनी त्वचा से भी वो सांस ले सकते हैं। मछलियों में श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं। इनकरेक्ट, मछलियों में श्वसन के लिए फेफड़े नहीं होते हैं। उनमें जो अंग पाए जाते हैं उनको आप क्लोम्स या गिल कहते हैं। अंतः श्वसन के समय वक्ष गुहा यानी चेस्ट कैविटी का आयतन बढ़ जाता है। हाँ, एकदम करेक्ट है, सत्य है ये। टिक का निशान लगा लेंगे इस पे कि अंतः श्वसन, जब आप सांस अंदर को लेते हैं तो उस समय पे आपकी जो चेस्ट कैविटी है वो फूल जाती है, उसका आयतन बच्चों क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अब ये बहुत एंटरटेनिंग है, ये वाला प्रश्न अगर आप करना चाहें कि दी गई पहेली के प्रत्येक वर्ग में जीवों के श्वसन से संबंधित हिंदी वर्णाक्षर अथवा संयुक्ताक्षर दिए गए हैं, इनको मिलाकर जीवों और उनके श्वसन अंगों से संबंधित शब्द बनाए जा सकते हैं। तो अगर आपने चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ा है तो ये आप अच्छी तरह से इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इसका आंसर आप देख सकते हैं, मैंने स्क्रीन पे दिखा रही हूं मैं आपको। कीटों की वायु नालियां जो है ये श्वास प्रणाल कहलाती हैं। बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने चैप्टर नंबर 10 जो आपका चल रहा है जीवों में श्वसन, उसका सारा एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है। तो अगले सेशन में हम कुछ 1-2 क्वेश्चंस जो बचे हैं उसको कंप्लीट कर लेंगे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे मल्टीपल चॉइस के। तो आप सभी मन लगा करके घर पे पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। आप सभी का दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बाय बाय।